शर्लक होम्स के लिए वो हमेशा दी वुमन थी, मतलब वो औरत। उनकी नजरों में वो अपनी पूरी जाति पर एक तरह से ग्रहण लगा दी थी। आज हम आर्थर कॉनन डॉयल की शर्लक होम्स की पहली छोटी कहानी स्कैंडल इन बोहेमिया की दुनिया में उतर रहे हैं। ये होम्स की 56 छोटी कहानियों में से पहली है और ये कहानी हमें उस एक किरदार से मिलवाती है जो होम्स के लिए हमेशा एक पहेली बनी रही। और ये कहानी बहुत ही दिलचस्प तरीके से शुरू होती है, डॉक्टर वॉटसन के नजरिए से। वॉटसन बिल्कुल साफ साफ कहते हैं कि होम्स के लिए आयरीन एडलर के प्रति प्यार जैसी कोई भावना नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। होम्स मतलब एक ऐसी मशीन थे जो सिर्फ तर्क और अवलोकन पर चलती थीं, और भावनाएं उनके लिए किसी संवेदनशील यंत्र में रेत के कण की तरह थीं। फिर भी उनके लिए सिर्फ एक ही औरत थी, और वो थी आयरीन एडलर। तो कहानी की शुरुआत में ये एक विरोधाभास खड़ा हो जाता है। बिल्कुल। वॉटसन ये भी बताते हैं कि शादी के बाद वो और होम्स एक दूसरे से थोड़े दूर हो गए थे। होम्स अपने बेकर स्ट्रीट वाले घर में अपनी पुरानी किताबों और केमिकल के सामान के बीच रहते थे। कभी अपने तेज दिमाग को शांत करने के लिए कोकेन का इस्तेमाल करते, तो कभी किसी नए केस की ऊर्जा में डूब जाते। हाँ, और यहाँ ये जो कोकेन वाली बात है वो आज के समय में लोगों को चौंका सकती है, लेकिन हमें याद रखना होगा कि विक्टोरियन इंग्लैंड में कोकेन कानूनी था और अक्सर उसे मेडिकल टॉनिक के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था। डॉयल ने इसे होम्स के किरदार का हिस्सा इसलिए बनाया ताकि वो ये दिखा सकें कि उनका दिमाग जब किसी पहेली में नहीं उलझा होता तो वो कितना बेचैन हो जाता है। ये उनकी कमजोरी भी है और उनके जीनियस होने का सबूत भी। सही बात है। तो कहानी की एक रात 20 मार्च 1888 को डॉक्टर वॉटसन अपने एक मरीज के यहाँ से लौट रहे थे और उनका रास्ता बेकर स्ट्रीट से गुजरा। उन्होंने देखा कि होम्स के कमरे की बत्ती जली हुई है और खिड़की पर होम्स की वो लंबी दुबली पतली परछाई चहलकदमी कर रही है। वॉटसन तो होम्स की हर आदत को पहचानते थे, तो वो तुरंत समझ गए कि होम्स फिर से किसी केस पर काम कर रहे हैं। हाँ, और जब वॉटसन ऊपर पहुंचते हैं तो होम्स का स्वागत बहुत गर्मजोशी भरा तो नहीं होता, लेकिन वो उन्हें देखकर खुश होते हैं। बिना कुछ कहे होम्स उन्हें एक आराम कुर्सी की तरफ इशारा करते हैं, सिगार का केस फेंकते हैं और फिर आग के सामने खड़े होकर अपने खास अंदाज में वॉटसन को देखने लगते हैं। और यहीं से डॉयल हमें दिखाते हैं कि होम्स का दिमाग असल में काम कैसे करता है। हाँ, ये सीन तो कमाल का है। होम्स तुरंत कहते हैं, शादी तुम्हें रास आ रही है। मुझे लगता है वॉटसन, जब से मैंने तुम्हें देखा है तुम्हारा वजन 7.5 पाउंड बढ़ गया। और फिर वो ये भी कह देते हैं कि वॉटसन ने फिर से डॉक्टरी की प्रैक्टिस शुरू कर दी है। वॉटसन तो पूरी तरह हैरान है कि होम्स को ये सब कैसे पता चला। और होम्स का जवाब किसी जादू की ट्रिक जैसा लगता है ना, लेकिन ये शुद्ध विज्ञान है। वो बताते हैं कि वॉटसन के बाएं जूते के अंदर चमड़े पर 6 समानांतर खरोचे हैं जो किसी ने कीचड़ हटाते समय लापरवाही से बना दिए। हाँ। इससे होम्स ने 2 बातें निकाली, एक कि वॉटसन खराब मौसम में बाहर थे और दूसरा उनके घर में एक अनाड़ी नौकरानी थी। और डॉक्टरी वाली बात के लिए वो कहते हैं कि वॉटसन के कपड़ों से आयोडीन की गंध आ रही है, उनकी उंगली पर सिल्वर नाइट्रेट का निशान है और उनके हैट में एक उभार है जहां वो अपना स्टेथोस्कोप रखते हैं। ये सब सुनने में इतना आसान लगता है, पर यही तो होम्स का जीनियस है। और फिर होम्स वो बात कहते हैं जो शायद पूरे जासूसी जॉनरा का मूल मंत्र है। वो कहते हैं, तुम देखते हो लेकिन तुम अवलोकन नहीं करते। ये लाइन इस कहानी का दिल है। ये सिर्फ एक चालाक डायलॉग नहीं है। डॉयल यहाँ वैज्ञानिक पद्धति को रोजमर्रा की जिंदगी पर लागू कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सच हमारी आंखों के सामने ही होता है, बस हम उसे सही तरीके से देखने की ट्रेनिंग नहीं लेते। और इसे साबित करने के लिए वो वॉटसन से पूछते हैं कि हॉल से कमरे तक आने वाली सीढ़ियों में कितने स्टेप्स हैं। वॉटसन, जो सैकड़ों बार उन सीढ़ियों से गुजरे हैं, जवाब नहीं दे पाते। और होम्स को पता है, वो कहते हैं 17 सीढ़ियां हैं, क्योंकि मैंने देखा भी है और अवलोकन भी किया है। ये एक छोटा सा उदाहरण है, लेकिन ये पाठक को होम्स के दिमाग की ताकत का अंदाजा दे देता है। बिल्कुल। और जैसे ये प्रदर्शन खत्म होता है, होम्स असली केस की तरफ बढ़ते हैं। वो मेज पर पड़ा एक गुलाबी रंग का नोट वॉटसन की ओर फेंकते हैं। उस नोट में कोई तारीख नहीं है, कोई हस्ताक्षर नहीं, कोई पता नहीं, बस इतना लिखा है कि आज रात 7:45 बजे एक नकाबपोश सज्जन उनसे एक बहुत जरूरी मामले पर मिलने आएंगे। तो यहाँ से रहस्य शुरू होता है। होम्स उस नोट का विश्लेषण कैसे करते हैं? सिर्फ एक कागज के टुकड़े से वो क्या जानकारी निकाल सकते हैं? यहीं पर होम्स की विशेषज्ञता सामने आती है। वॉटसन तो सिर्फ ये अंदाजा लगाते हैं कि कागज महंगा है, इसलिए लिखने वाला शायद अमीर होगा।
लेकिन होम्स उससे कहीं कहीं आगे जाते हैं। वो कागज को रोशनी में देखते हैं और उस पर बने वाटरमार्क को पहचानते हैं, ई, जी, पी और जी के साथ एक छोटा टी। वो तुरंत अपनी किताब निकालते हैं और बताते हैं कि ये कागज एग्रिया में बना है, जो बोहेमिया का एक जर्मन भाषी इलाका है। वाह, सिर्फ कागज से ही उन्होंने देश का पता लगा लिया, और लेखक के बारे में भी उन्होंने एक अंदाजा लगाया था, है ना? हाँ, उन्होंने नोट में लिखे एक वाक्य के अजीब से स्ट्रक्चर पर ध्यान दिया। वाक्य था, दिस अकाउंट ऑफ यू वी हैव फ्रॉम ऑल क्वार्टर्स। होम्स बताते हैं कि कोई फ्रांसीसी या रूसी कभी ऐसा नहीं लिखेगा। ये सिर्फ जर्मन लोग ही हैं जो अपने वाक्यों में क्रियाओं को इस तरह आखिर में रखते हैं। तो अब उनके पास दो ठोस सुराग हैं। क्लाइंट एक जर्मन है और उसका संबंध बोहेमिया से है। और तभी जैसे ही वो ये विश्लेषण पूरा करते हैं, बाहर घोड़ों की एक शानदार बग्घी आकर रुकती है। होम्स खिड़की से देखकर कहते हैं, घोड़े शानदार हैं, हर एक की कीमत 150 गिनी होगी। इस केस में पैसा है वॉटसन। इससे कहानी में सस्पेंस और भी बढ़ जाता है। बिल्कुल। और होम्स वॉटसन को रुकने के लिए कहते हैं, ये कहकर कि मैं अपने बॉसवेल के बिना खो जाता हूं। ये जेम्स बॉसवेल का एक बहुत मजाकिया संदर्भ है, जिन्होंने प्रसिद्ध लेखक सैमुअल जॉनसन की जीवनी लिखी थी। होम्स यहाँ वॉटसन को अपना जीवनीकार कह रहे हैं। फिर दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक होती है और एक आदमी अंदर आता है, जो किसी विशालकाय जैसा है, कम से कम 6 फुट 6 इंच लंबा, और उसके कपड़े वो इतने कीमती और दिखावटी हैं कि इंग्लैंड में उन्हें बुरे स्वाद वाला माना जाता। डॉल यहाँ सिर्फ कपड़ों का ब्यौरा नहीं दे रहे हैं। एस्ट्राखन फर, वो बड़ा सा बेरिल ब्रोच, ये सब उस जमाने में बेशुमार दौलत और शाही रुतबे के प्रतीक थे। वो पाठक को बिना बताए ही बता रहे हैं कि ये कोई आम क्लाइंट नहीं है। ये एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी हैसियत दिखाने का आदी है, लेकिन फिर भी उसने अपने चेहरे पर एक काला नकाब पहना हुआ है। ये एक और विरोधाभास है। वो आगंतुक खुद को काउंट वॉन क्रैम, एक बोहेमियन रईस बताता है और पूर्ण गोपनीयता की मांग करता है, ये कहते हुए कि ये मामला यूरोपीय इतिहास पर असर डाल सकता है। लेकिन होम्स तो पहले से ही खेल में आ गए हैं। हाँ, ये कहानी का पहला बड़ा ट्विस्ट है। आगंतुक के कुछ भी कहने से पहले होम्स बड़ी शांति से कहते हैं कि उन्हें पता है कि वो बोहेमिया के वंशानुगत राजा विल्हेम गॉटफ्रीड सिग्समॉन्ड वॉन ऑर्मस्टीन से बात कर रहे हैं। ये सुनकर आगंतुक अपनी कुर्सी से उछल पड़ता है, अपने चेहरे से नकाब उतार फेंकता है और चिल्लाता है, तुम सही हो, मैं राजा हूं। ये एक पावर मूव है। होम्स ने बिना बताए ही नकाब के पीछे छिपे इंसान को पहचान लिया था। इससे वो राजा के बराबर आ खड़े होते हैं, कम से कम बुद्धि के स्तर पर। बिल्कुल, ये स्थापित करता है कि होम्स किसी पदवी या हैसियत से प्रभावित नहीं होते। उनके लिए एक राजा भी बस एक क्लाइंट है जिसके पास एक समस्या है, और अब राजा अपनी समस्या बताते हैं। लगभग 5 साल पहले वार्सो में उनका सामना प्रसिद्ध साहसी महिला आइरीन एडलर से हुआ था। आइरीन एडलर, कहानी की शुरुआत में जिसका जिक्र था। होम्स वॉटसन से अपने इंडेक्स में उसका नाम देखने को कहते हैं, जिसमें वो हर जरूरी व्यक्ति और घटना का रिकॉर्ड रखते हैं। जानकारी मिलती है 1858 में न्यू जर्सी में जन्मी एक प्रसिद्ध ओपेरा गायिका, जो अब रिटायर होकर लंदन में रह रही है। होम्स तुरंत स्थिति का सार निकालते हैं। राजा का उस युवती के साथ कोई रिश्ता था, उन्होंने उसे कुछ खत लिखे और अब वो उन खतों को वापस चाहते हैं। लेकिन मामला खतों से ज्यादा गंभीर है। राजा बताते हैं कि एक तस्वीर भी है जिसमें वो दोनों साथ हैं। ओह प्रिय, ये बहुत बुरा है। होम्स कहते हैं क्योंकि एक तस्वीर को झुठलाना बहुत बहुत मुश्किल होता है, और अब खतरा ये है कि राजा की शादी स्कैंडिनेविया के राजा की बेटी से होने वाली है, जिनका परिवार बहुत सख्त सिद्धांतों वाला है। आइरीन एडलर ने धमकी दी है कि जिस दिन सगाई की सार्वजनिक घोषणा होगी वो तस्वीर भेज देगी, और वो दिन अगले सोमवार को है। और आइरीन कोई साधारण महिला नहीं है। राजा उसे सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक का चेहरा और सबसे दृढ़ पुरुषों में से एक का दिमाग वाली बताते हैं। ये बात होम्स के लिए चुनौती को और भी दिलचस्प बना देती है। राजा ये भी बताते हैं कि तस्वीर को वापस पाने के 5 प्रयास, चोरी, सामान की हेराफेरी, रास्ते में रोकना, सब नाकाम हो चुके हैं। तो इसका मतलब आइरीन एडलर एक बहुत ही चतुर और काबिल विरोधी है। ये सुनकर होम्स की क्या प्रतिक्रिया होती है? होम्स जम्हाई लेते हैं और कहते हैं, ओ तो हमारे पास अभी 3 दिन है। उनकी ये प्रतिक्रिया दिखाती है कि वो दबाव में बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो इस चुनौती का मजा ले रहे हैं। समस्या जितनी बड़ी होती है, होम्स का दिमाग उतना ही तेज चलता है।
राजा उन्हें खर्च के लिए एक भारी थैली देते हैं और लंदन में लैंघम होटल में रुकने की जानकारी देकर चले जाते हैं। और राजा के जाने के बाद होम्स वाटसन से कहते हैं, अगर तुम कल दोपहर 3 बजे आ सको तो मैं इस छोटे से मामले पर तुमसे बातचीत करना चाहूंगा। और यहीं पर कहानी का पहला हिस्सा एक तरह से खत्म होता है। तो मंच तैयार है, एक राजा जिसे एक शानदार और बुद्धिमान महिला एक तस्वीर के जरिए ब्लैकमेल कर रही है। दांव पर यूरोपीय इतिहास है और शर्लॉक होम्स के पास इसे सुलझाने के लिए सिर्फ 3 दिन है। लेकिन सोचने वाली बात वो है जो हमने शुरू में उठाई थी। कहानी की शुरुआत में वॉटसन हमें बताते हैं कि होम्स एक भावनाहीन तर्क मशीन है। फिर भी वो आयरीन एडलर को हमेशा दी विमेन कहकर याद करते हैं। इन 3 दिनों में ऐसा क्या होने वाला है जो इस ठंडे दिमाग वाले जासूस को एक महिला को जीवन भर के लिए इस तरह याद रखने पर मजबूर कर देगा? ये सवाल ही इस कहानी को एक साधारण जासूसी पहेली से कहीं ज्यादा दिलचस्प बनाता है। ये उस मशीन के अंदर के इंसान की झलक पाने का एक वादा है।